हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन वाज सिंपली दैट कि एमपीटीटी काउंसलिंग होती क्या है, इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो आयुष रिगार्डिंग एमपीटीटी काउंसलिंग, ये क्या क्या बना के रखा है तुमने, क्यों बना के रखा है, वगैरह वगैरह। ओके, सो एमपीटीटी काउंसलिंग के बारे में बता दूं मैं। अगर एमपीटीटी काउंसलिंग के थ्रू आपको 80 टू 90% कॉलेजेस इन एमपी में एडमिशन मिलते हैं। ओके, भले ही आप क्या कर रहे हो, भले ही आप कर रहे हो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, भले ही आप कर रहे हो पीजी प्रोग्राम, भले ही आप करना चाह रहे हो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड कोर्स को, या फिर आप कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाह रहे हो। सो उसके लिए जो एडमिशन होते हैं 80 टू 90%, 85 टू 90% एडमिशन एमपीटीटी काउंसलिंग के थ्रू ही होते, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो इन कॉलेजेस इन एमपी। ओके, अब एमपीटीटी काउंसलिंग क्या चालू हो चुकी है? अगर बीटेक, क्योंकि मैं बीटेक थोड़ा बहुत देखता हूँ, सो बीटेक के लिए अभी ये चालू नहीं हुई है। आयुष, इतना श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो? हमें सिंपली जाना है इस पर्टिकुलर साइट पे जहाँ पे काउंसलिंग काउंसलिंग की डिटेल्स डाली रहती है। mpt.mp.online.gov.in, ये ऑफिशियल साइट है एमपीटीटी काउंसलिंग के लिए। यहाँ पर अगर आप लेटेस्ट अपडेट्स में देखोगे, अगर चालू हो गई होती तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, बट अभी क्योंकि नहीं लिखा हुआ आया है, मतलब चालू नहीं हुई है। फिर भी और कंफर्मेशन करना है, आप जाओगे सिंपली सिलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग के ऊपर, ग्रेजुएट प्रोग्राम के ऊपर, देन बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंड देन अप्लाई कर डालो। ओके, यहाँ पे आपका कमिंग लिखा है, मतलब अभी काउंसलिंग चालू नहीं हुई है आपकी। ओके, ये समझ में आ गया है। आयुष, एक और चीज थी, शेड्यूल, शेड्यूल नाम की भी एक चीज थी। चलो वापस जाते हैं बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड यहाँ पे अगर आप जाओगे शेड्यूल शेड्यूल पे, तो आपका अभी शेड्यूल भी नहीं आया है। इधर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब आपका अभी शेड्यूल भी नहीं आया है। आयुष, तो कब तक चालू हो सकती है? देखो यार, काउंसलिंग जो चालू होती है वो जून एंड में होती है, जून के लास्ट वीक में होती है, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है, कभी जेई एडवांस के रिजल्ट आने के पहले हो जाती है, कभी जेई एडवांस के रिजल्ट आने के बाद होती है। सो इट डिपेंड्स, मेरे हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ एमपी लिखा हुआ है सामने आपके, उनके हाथ में ही है। सो अभी तो चालू नहीं हुई है, बट हमें डेट्स भी नहीं पता कब चालू होगी। सो अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि यार 15, 15 कब की, जून, 15 जून के आसपास आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वगैरह चालू हो जाएगी। भले काउंसलिंग जो है वो जून एंड में चालू हो या जुलाई स्टार्ट में चालू हो जाए, बट 15 जून तक आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, ये एक्सपेक्टेड है। ओके, चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। आयुष, क्या क्या होता है काउंसलिंग में? देखो यार, काउंसलिंग की अगर प्रोसेस समझाने बैठूं मैं, एक बार वापस पीछे चले जाता हूँ मैं, एंड एक और बार चले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, काउंसलिंग की अगर प्रोसेस समझाने बैठूं मैं, तो हमारे पास कुछ राउंड्स होते हैं, कुछ राउंड्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास राउंड नंबर 1। उसके उसके लिए आपको करना पड़ता है, सबसे फर्स्ट स्टेज है इसकी कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। ओके, रजिस्ट्रेशन करोगे आप, एंड साथ ही साथ आपको करनी पड़ती है एक चॉइस फिलिंग। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एज वेल एज चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ती है। ओके, उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट सबमिट करने पड़ते हैं। एक और चीज, डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करूं मैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर रखना। अगर आप किसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल का, एमपी के लेवल का नहीं चलता है। सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप एमपी वाले हो, तो आपके पास एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं बनवाया तो बनवा के रख लेना, किसी भी तहसीलदार के पास पहुंच जाना, या लोक सेवा केंद्र वगैरह होती है इंदौर में, जैसे मैं देख सकता हूँ। सो लोक सेवा केंद्र में आपका आपकी डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। क्या क्या बनाना है आपको? आपको पहले लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका सेंट्रल लेवल पे रहेगा, भले आप ईडब्ल्यूएस हो, भले आप एससी एसटी ओबीसी कुछ भी हो, जनरल हो तो नहीं लगता है, बट अगर आप एस सी एस टी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आ रहे हो, तो बनवा के रख लो अभी से, क्योंकि कभी कभी टाइम लग जाता है इस प्रोसेस में। ओके, सेकंड चीज जो आपको बना के रखनी है वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब क्या? डोमिसाइल सर्टिफिकेट से ये प्रूफ होता है कि आप जो हो, आप एमपी के रहने वाले कैंडिडेट हो। ओके, ये प्रूफ हो जाएगा इससे। सो डोमिसाइल आपको बनाना पड़ेगा। थर्ड वन इज द इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो, या एस सी एस टी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, सो इसके लिए अनिवार्य है, मतलब यार ज्यादा हिंदी बोल रहा हूँ थोड़ी। सो इट इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट भी हो, जिसपे आपकी आपकी फुल फैमिली इनकम लिखी हो, कि आपके आपका पूरा परिवार की जो आमदनी है वो इतनी हो रही है। ओके, एक इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। एक क्या लगता है आपका, एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है। मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ कॉलेज में लगता है, कुछ में नहीं लगता है, पर बनवा के रख लो, कुछ नहीं करना पड़ता है। आपको एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखवा, 50 रुपए या 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखवाना पड़ता है। या फिर उसकी भी जरूरत नहीं है आई थिंक, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, हाँ उसकी भी जरूरत नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट देख लेना नेट पर कहीं पे भी, एंड उस फॉर्मेट में आपको प्रिंट निकलवाना है, एंड एक डॉक्टर की साइन लगेगी और स्टैम्प लगेगा उसका, दैट यू आर बेसिकली फिजिकली फिट एंड यू डोंट हैव एनी अदर प्रॉब्लम्स और समथिंग। कुछ कॉलेज में लगता है, कुछ में नहीं लगता है। कुछ एफिडेविट बनवाने पड़ेंगे आपको, लाइक एंटी एंटी रैगिंग एफिडेविट वगैरह इस टाइप के आपके लगते हैं। सो एंटी रैगिंग एफिडेविट बनवा लेना।
सो इस टाइप की चीज़ें बनवा लेना। अगर आपने 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप लिया हुआ है तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट भी लगता है। सो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे आपको नोटरी सेंटर से ये गैप सर्टिफिकेट पे लिखवाना है दैट आपने 1 साल का ड्रॉप लिया था जिसमें आपने किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है। इट वॉज फॉर प्रिपरेशन रिगार्डिंग IIT JEE एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग माई एजुकेशन आफ्टर वन ईयर गैप। इस टाइप से आपको कुछ लिखवाना पड़ता है। सो वो नोटरी वाले लिख देते हैं, वो समझदार है, वो लिख देंगे आपके लिए। सो वो भी 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे आप साइन वगैरह करवा लेना एंड नोटिस सेंटर से लेना कुछ भी। सो बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप बनवा के रख लेना। बाकी 10th 12th की मार्कशीट लगेगी, टीसी लगती है एक, टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट भी लगेंगे। कैरेक्टर कहीं लगता है कहीं नहीं लगता, मतलब 90% जगह तो नहीं लगता है, पर कुछ जगह रहती है, जैसे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, वहाँ पे लगता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। या फिर अगर आप बात करो LNCT में भी शायद लगता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सो ये 3 चीज़ तो होनी चाहिए। टीसी और माइग्रेशन तो ओरिजिनल बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। आप अगर उनको ऐसा भी बोलोगे कि मैं ऑनलाइन निकाल लूंगा, ये कर लूंगा, नहीं नहीं, ओरिजिनल जो टीसी है, ओरिजिनल जो माइग्रेशन है वो लगने वाला है। सो अपने कॉलेज से जाके टीसी और माइग्रेशन तो एटलीस्ट आप लेकर आ जाना। ओके। साथ में क्या लगता है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी वगैरह लगती है, पैन कार्ड तो अभी होगा नहीं आपके पास, एंड जेई की मार्कशीट लगती है, 10th 12th की मार्कशीट लगती है, माइग्रेशन टीसी, बस ये सारी चीज़ लगती है। ओके। सो मैंने इधर ये भी कवर कर दिया कि आपको क्या क्या लगने वाला है, एंड जो जो आपको बनवा के रखना है वो भी आप ढंग से देख लेना कि क्या क्या बनवाना है, एंड अभी के अभी बनवाने चले जाओ, क्योंकि जब चालू हो जाएगी एंड टाइम पे चीज़ नहीं हो पाती है। सो अभी बनवा के रख लो जो जो आपको बनवा के रखना है। अब आगे क्या बोलने वाला था मैं, हाँ, किस टाइप से राउंड्स होते हैं हमारे पास। सो राउंड वन मतलब स्टार्टिंग होती है, रजिस्ट्रेशन करोगे आप, देन उसके बाद आप चॉइस फिलिंग वगैरह करोगे, चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह होने के बाद आपकी निकलती है एक मेरिट लिस्ट। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपर है, प्रॉपर नोट सेंटर से वेरीफाई हो चुके हैं, सो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा आराम से। ओके। मेरिट लिस्ट में क्या क्या रहता है, मेरिट लिस्ट में आपके पास रहता है आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका आपकी कैटेगरी वगैरह जो कुछ भी है, आपका एमपी डोमिसाइल है या नहीं है, आप TFW हो या नहीं हो, वो सब लिखा हुआ आ जाता है मेरिट लिस्ट के अंदर। ओके। सो मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या होता है, अब मेरिट लिस्ट तो आ गई है, अब आपको पता चल चुका है कितने लोग, मेरिट लिस्ट से बेसिकली ये पता चलता है कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा है, एंड आपकी आपका नंबर किस पे है मेरिट लिस्ट में, मतलब कि जितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा है उतने लोगों में से आपकी क्या रैंक है बेसिकली, वो आपको पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ मेरिट लिस्ट। एंड उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ पता चल जाती है जो मैं बता दूंगा जब आ जाएगी, या फिर आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो कि मैंने क्या क्या कांड करके रखे उसमें। ओके। सो ये हो गई हमारी मेरिट लिस्ट की बात, एंड उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है राउंड वन का रिजल्ट बेसिकली। ओके। अब राउंड वन का रिजल्ट आता है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली एडमिशन ले लेते हैं अगर उनको कॉलेज वगैरह सही मिल चुका है। सो ये आपके ऊपर है कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। बट इसके बाद आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी आती है, उसके पहले मैं बता दूं, 1450 रुपये कुछ इस टाइप की फीस लगती है, 1550 या 1450 रुपये फीस लगती है राउंड वन की प्रोसेस के लिए। उसके बाद आपके पास आती है एक दूसरी अपॉर्चुनिटी जिसमें आप अपनी ब्रांच को अपग्रेड कर सकते हो। मतलब कि अभी मान लो आपने जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरा है उसमें आपको चौथे नंबर का कॉलेज मिला है, अगर आप अपग्रेड में अप्लाई करोगे तो या तो आपके पास वो चौथे नंबर का कॉलेज रहेगा, या फिर पहले दूसरे तीसरे नंबर का कॉलेज भी आपको मिल सकता है। ओके। मतलब कि चीज जो है वो अपग्रेड ही होने वाली है, डिग्रेड नहीं होने वाली है। आपको अगर चौथे नंबर की ब्रांच मिली है, चौथे नंबर का कॉलेज मिला है, तो वो नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर ही जाएगा, या फिर वही चीज वापस मिल जाएगी इन द अपग्रेड राउंड। अपग्रेड राउंड की फीस भी अराउंड ₹1000 रहती है, मतलब पिछले साल तक तो 1000 रुपये थी। सो 1000 रुपये लगते हैं अपग्रेड राउंड के लिए। सो अगर आपको बेस्ट चीज नहीं मिली है तो आप एक बार अपग्रेड राउंड के लिए जाओ ही जाओ, अगर आपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर में गड़बड़ करी है तो मत जाओ भले ही, बट फिर भी अगर आपको सही चीज नहीं मिली है तो अपग्रेड राउंड के लिए आपको जाना ही चाहिए आई थिंक। ओके ठीक है। अपग्रेड राउंड हो गया, चलो ठीक है। आयुष, अगर अपग्रेड राउंड में भी हमने एडमिशन ले लिया तो हमारा क्या होगा। देखो यार, अपग्रेड राउंड में भी एडमिशन नहीं लिया, या फिर जिन्होंने राउंड वन में भी अप्लाई नहीं कर पाए थे कुछ कुछ चीज़ों के कारण, जैसे कि उनको पता ही नहीं था चालू हो गई, या कुछ भी चीज़ें हो सकती है, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। सो अगर आपने राउंड वन में भी अप्लाई नहीं करा है एंड आपने अपग्रेड राउंड में भी कॉलेज नहीं लिया, बेसिकली मुद्दा ये है कि आपने अगर कॉलेज नहीं लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर राउंड नंबर टू। राउंड नंबर टू में क्या होता है, वापस से वही प्रक्रिया, आपको पहले करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, आपको करनी पड़ेगी चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग के बाद आपकी आएगी मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट के बाद आपके पास आएगा रिजल्ट, वही चीज़ है हमारे पास राउंड टू के लिए। बट राउंड टू के साथ प्रॉब्लम ये है दैट राउंड टू में अगर आपका कुछ नहीं हुआ, अगर आपको राउंड टू में भी कोई ढंग की चीज नहीं मिली, तो या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप हट जाओ एमपीटी काउंसलिंग से, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप राउंड टू में एटलीस्ट एडमिशन ले लो एंड वेट करो अगले राउंड का, विच इज इंटरनल ब्रांच चेंज। इंटरनल ब्रांच चेंज में आप तभी जा सकते हो कि अगर आपका एडमिशन हो चुका है किसी ना किसी कॉलेज में
बिफोर इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड। ओके, सो एडमिशन लेना अनिवार्य हो जाता है राउंड नंबर 2 में, भले आपको जो भी मिल रहा है। ओके, अगर आपने अपग्रेड राउंड में लिया तो जरूरी नहीं है राउंड 2 में जाओ नहीं जाओ, जरूरी नहीं है। अगर आपका एडमिशन हो गया है बेसिकली राउंड 2 में या उसके पहले, तो जरूरी नहीं है कि आप आगे की प्रोसेस करो। मतलब कि अपग्रेड राउंड में अगर एडमिशन ले लिया तो राउंड 2 में जाने की जरूरत नहीं है, या फिर फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया, अपग्रेड राउंड में आपने नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट राउंड वाला एडमिशन मान्य रहेगा हमारा। ओके, अब आगे क्या, आगे आती है आपके पास इंटरनल ब्रांच चेंज या फिर आंतरिक ब्रांच परिवर्तन, या फिर मैं बोलता हूँ उसको आईबीसी राउंड। सो आईबीसी राउंड में होता क्या है, आईबीसी राउंड में होता ये है कि आपकी काउंसलिंग होती है अब कॉलेज लेवल पे आपके। ओके, आईबीसी राउंड में आपकी काउंसलिंग होती है कॉलेज लेवल पे। यार अच्छा लग रहा था ये, इसलिए लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली मेरी साइड बताऊंगा इसके बारे में भी। आईबीसी राउंड में बेसिकली आपकी काउंसलिंग होती है कॉलेज लेवल पे, मतलब कि आपने एक कॉलेज चुन लिया, आपने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब आप क्या चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि मेरी ब्रांच जो है वो थोड़ी अपग्रेड हो जाए। मुझे मान लो मिला है ईसी इन आईटीडीबीवी, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे आईटी मिल जाए आईटीडीबीवी में। सो आप अप्लाई कर लेते हो फॉर इंटरनल ब्रांच चेंज, आप इंटरनल ब्रांच चेंज में डाल दो जो जो ब्रांचेस आपको चाहिए, जो चाहिए, नीचे वाली ब्रांच मत डालें तो वो खुल जाएगी गलती से। ओके, जो ब्रांच चाहिए आपको, आपको वो वाली ब्रांचेस डालनी है, जो मिली है वो मत डालना, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट कंसिडर्ड ही है, मतलब कि उसके नीचे नहीं जाएगा वो। सो अगर जो ब्रांचेस आपने भरी है आपको वो चीज़ मिल जाती है तो आपकी ब्रांच चेंज हो गई, एज सिंपल एज दैट। बस बाकी तो और कुछ नहीं है। सो ये होता है हमारा इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड। अब अगर इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड में भी आपको सही चीज़ नहीं मिली है तो एक और आखिरी ऑप्शन है हमारे पास, जिसको मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि आप उस ऑप्शन की तरफ जाओ, विच इज़ द CLC राउंड। ओके, अब CLC राउंड में क्या होता है, CLC राउंड इज बेसिकली कॉलेज लेवल काउंसलिंग। कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड होता है ये हमारा। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको फिजिकली जाना पड़ता है एंड उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। अगर आप बात करोगे टॉप कॉलेज के बारे में, जैसे कि SDSITS, ITDB, JEC, MITS, इन कॉलेज के बारे में बात करोगे, रिस्क मत लेना, क्योंकि या तो तुमको लोअर ब्रांचेस ही मिलने वाली है। बिकॉज हुआ क्या है, इंटरनल ब्रांच चेंज में सबने अपनी ब्रांच वगैरह अपग्रेड करवा दी है, अब जो सीट्स बची है, हो सकता है कि लोअर ब्रांचेस में आपको कुछ सीट मिल जाए, विच मेक्स नो सेंस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ CLC तक वेट मत करना, इंटरनल तक अपनी सारी चीज़ें खत्म कर लेना, क्योंकि उसमें जाते हो आप कॉलेज लेवल काउंसलिंग के अंदर, एंड बहुत खतरनाक वाली भीड़ आती है तो ओके एडमिशन लेने, एंड इतनी सीट्स तो बिल्कुल रहती भी नहीं है। एंड CLC में भी बेसिकली आपके जो एडमिशन होते हैं वो बेस्ड ऑन योर कैटेगरी होते हैं। जैसे कि अगर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट की अगर सीट खाली रह गई है तो वो जो सीट है वो OBC कैंडिडेट को ही जाएगी, अगर कोई भी OBC कैंडिडेट नहीं आया तो वो शिफ्ट हो सकती है टू जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। ओके, सो इस टाइप से चीज़ें रहती है, तो इन सब से भी थोड़ा अच्छे से रहना, प्रोसेस समझ के जाना। एंड साथ ही साथ अगर अभी वेले बैठे हो तो एक काम करो, अपने लिए कॉलेज डिसाइड कर लो। कहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, आपके पास ही एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली। अगर कट ऑफ देखना है आपको तो कट ऑफ यहाँ से मिल जाएंगे आपको। ग्रेजुएट प्रोग्राम पे जाओगे आप अगर, एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी पे ऊपर जाओगे, अरे यार, ग्रेजुएट प्रोग्राम बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट है आपके पास 2025 की, देख लेना। सो 2025 की लिस्ट देखोगे तो आपके पास सारे के सारे राउंड की कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी। ये क्वालिफाइंग एग्जाम बेस्ड राउंड का होता है बेसिकली। इसमें एडमिशन होते हैं थ्रू योर मार्क्स इन 12th, बट इसमें कंडीशंस है। अगर इसमें एडमिशन ले रहे हो, भले ही आपकी जेई में खराब से खराब भी रैंक है, भले ही आपके 98 परसेंटेज भी है 12th में, यार क्वालिफाइंग एग्जाम बेस्ड राउंड में मत जाना। क्यों, बिकॉज सारी की सारी सीट्स फिल हो जाती है। अगर टॉप कॉलेज की बात करो, सारी की सारी सीट्स जो है वो जेई के मार्क्स के बेसिस पे ही फिल होनी है। क्वालिफाइंग एग्जाम बेस्ड राउंड बेसिकली मेक्स नो सेंस, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो एकदम आखिरी में आता है, एंड एक बहुत ही कम लोगों की को मिलती है बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग एग्जाम राउंड। ओके, सो अगर आपका रिजल्ट खराब से खराब भी है जेई में, तो भी मैं बोलूंगा आपको कि 12th के मार्क्स के बेसिस मत जाना, जस्ट गो देयर विथ योर जेई मार्क्स ओनली। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, अगर कॉलेज का पता नहीं है, मैंने बता दिया पहले तो कि आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो कट ऑफ लिस्ट वगैरह। वापस चले जाता हूँ पीछे मैं, वापस इसको क्लोज कर देता हूँ, एंड आफ्टर दैट सिलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग ग्रेजुएट प्रोग्राम बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी पे जाएंगे, एंड क्या है यार ये, सो सिलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग पे जाएंगे, देन ग्रेजुएट प्रोग्राम पे जाएंगे, देन बैचलर्स टेक्नोलॉजी पे जाएंगे, देन कट ऑफ लिस्ट के ऊपर जाएंगे, एंड आफ्टर दैट यू कैन गो टू 2025। ओके, अब कट ऑफ लिस्ट जो है कुछ इस टाइप से दिखती है, इसको मैं किसी और वीडियो में समझा दूंगा क्या होता है, बट बेसिक टर्म से याद रख लो। EWS मतलब EWS ही होता है, FWOB मतलब क्या कि फी वेवर है। फी वेवर मतलब क्या होता है, सब एक ही वीडियो में ले लो चलो ठीक है। फी वेवर मतलब ये होता है कि आप जो हो, आपने फी वेवर भरा हुआ है जिसमें आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपकी ट्यूशन फीस इसमें नहीं लगने वाली है। ओके, कितनी अच्छी बात है, ट्यूशन फीस नहीं लगेगी, पर दूसरे जो चार्जेस रहते हैं लाइक मेंटेनेंस चार्जेस या फिर कॉशन मनी, ये सब आपकी लगने वाली है। ओके, ये सब आपकी लगेगी, बट ट्यूशन फीस इस केस में आपकी नहीं लगने वाली है। ओके,
आई थिंक ये चीज़ क्लियर है आपको कि आपको ट्यूशन फीस नहीं भरनी पड़ेगी, बाकी दूसरे चार्जेस जो लगते हैं इसमें वो तो एज इट इज लगने ही वाले हैं। चलो ठीक है। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है? देखो यार, एफ डब्ल्यू ओ पी में अगर आप अप्लाई करते हो तो देख लो यार, टोटल अलॉटमेंट कितना कितने लोगों को मिला है इसमें? मात्र 3 लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिला है ट्यूशन फी वेवर के लिए। ओके, सो चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो उनको पता है कि उनको ट्यूशन फी वेवर मिल जाएगा। सो वो लोग अप्लाई कर लेते हैं। अगर आपके पास मेधावी मेधावी छात्र योजना जो होती है, अगर आपकी वो खुली हुई है तो फी वेवर मत लो। अगर नहीं खुली है तो फी वेवर आप ले सकते हो। ओके, इसमें आपको अगर आप रैंक थोड़ी ज़्यादा आनी पड़ती है, पर इसमें सीट्स बहुत कम रहती है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ओके, सीट्स बहुत कम रहती है इसमें। तो इसमें आपकी बस ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है, बाकी दूसरे चार्जेस लगते हैं, लाइक 50-60% फीस तो आपकी माफ़ हो ही जाती है, मैं अगर बोलूँ तो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अगला जो है ये यू आर एक्स ओ पी। यू आर एक्स ओ पी मतलब जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओ पी मतलब लाइक यू आर मतलब अनरिजर्व्ड, जनरल को अनरिजर्व्ड ही मानते हैं हम। एंड ओ पी मतलब क्या बोल सकता हूँ, लाइक ऑल, ऑल मान सकते हो आप। यू आर एक्स ओ पी, ओ पी क्या होता है? लाइक मेल को ओपी बोलते हैं बेसिकली। सो यू आर एक्स ओपी अगर आपको जहाँ पे भी दिख रहा है, मतलब कि जनरल कैटेगरी मेल, या फिर ओपी के अंदर फीमेल्स भी आ जाती है। वैसे फीमेल के लिए अलग से होता है, यू आर एक्स एफ होता है। सो इफ़ यू जस्ट फाइंड इट ओवर हियर, किसी किसी कॉलेज में ओपी में कंसिडर करा जाता है, बाकी किसी किसी कॉलेज में एफ में भी कंसिडर करा जाता है। ओके, ठीक है। अगर आप आई टी डी वी या फिर एस डी एस आई डी एस में देखोगे तो यू आर एक्स एफ भी दिख जाएगा आपको। सो मतलब कि वो सीट्स जो है वो रिजर्व है फीमेल कैटेगरी के लिए, कहीं की फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं रहती अलग से। दैट्स वाई वो सब ओपी में ही काउंट कर लेते हैं। जे के एम मतलब क्या, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है वो, जम्मू कश्मीर से माइग्रेट हुआ है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। एंड एस सी एक्स ओ पी मतलब एस सी कैटेगरी का, एस सी कैटेगरी का कैंडिडेट। एस टी एक्स ओ पी मतलब एस टी कैटेगरी का कैंडिडेट। इस टाइप से आप समझ सकते हो, आसान है मतलब, कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी हमें रिगार्डिंग एलोकेटेड कैटेगरी। ओके, ये चीज़ आपको आई थिंक आगे होगी समझ में। अगर इसमें कुछ डाउट्स हो तो देख लेना एक बार। बाकी कहीं कहीं एस लिखा रहता है, एस मतलब लाइक यू आर एस ओ पी लिखा है तो यू आर एस मतलब सैनिक कैटेगरी है। या फिर कहीं पे एन सी सी भी लिखा रहता है एस, या फिर एच लिखा है, एच मतलब हैंडीकैप्ड। यू आर एच ओ पी लिखा है मतलब जनरल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हो जाएगा वो उधर। सो इस टाइप से चीज़ें रहती है, उसको आप मतलब समझ सकते हो यार। आपकी कैटेगरी है, अगर जनरल कैटेगरी हो यू आर एक्स ओ पी समझ लो, अगर फीमेल हो तो यू आर एक्स एफ समझ लो, अगर आप ई डब्ल्यू एस हो तो ई डब्ल्यू एस नॉर्मली लिखा रहता है उसमें, अगर आप एस सी हो तो एस सी एक्स ओ पी समझ लो। इस टाइप से आप समझ सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रांचेस तो आई गई होगी समझ में। सी एस सी ब्रांच है हमारे पास इधर, सी एस सी ए आई ब्रांच है यहाँ पे, एग्रीटेक ब्रांच है, ए आई एम एल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग ब्रांच है। माइनिंग ब्रांच आ गई हमारे पास एक, सिविल सी मतलब सिविल इंजीनियरिंग। हाँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सी सिविल इंजीनियरिंग होता है ना कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ओके, इट इज़ बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग एंड नॉट कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि कुछ लोगों ने लास्ट ईयर गड़बड़ कर दी थी। उनने सी एस समझ के मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग समझ के सी ब्रांच भी भर दी थी। एंड बाद में मुझसे बोलने आते कि सर हमें तो ये सी ब्रांच एलोकेट हो गई, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग है ना। तो मैंने बोला उनको कि ये सिविल इंजीनियरिंग है भाई, एक बार ढंग से रिसर्च कर लेते पहले। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। आई एम एल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग होता है बेसिकली। सो ये भी देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इस टाइप की ब्रांच रहती है हमारे पास। एंड बहुत सारे अलग अलग टाइप की ब्रांचेस है जो आपको समझ में आ जाएगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, वो सब भी कैटेगरी यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप में आपकी लिखी रहती है। फी वेवर है या नहीं है? अगर फी वे हाँ, अगर फी वेवर हो तो आपकी कोई भी ब्रांच लगी, आपकी सिंपल ब्रांच लगी, मतलब कैटेगरी नहीं लगी। एफ डब्ल्यू ओ पी आती है, मतलब एफ डब्ल्यू ओ पी में सारे एस सी एस टी ओ बी सी वगैरह सब कवर्ड है। ओके, जनरल एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस। अगर आप फी वेवर कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आपकी कैटेगरी का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा, आपको सबको ये वाली कैटेगरी दे दी जाएगी, एफ डब्ल्यू ओ पी वाली कैटेगरी। ओके, ये चीज़ आई थिंक समझ में आ गई है। एंड बस समझ में आ गया हमारे पास क्या क्या होता है। राउंड वन होता है, फिर अपग्रेड होता है, फिर राउंड टू होता है, फिर इंटरनल ब्रांचेज होता है, फिर सी एल सी राउंड होता है। बस यही होता है हमारे पास। सो दैट्स ऑल। अगर अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो, अपने लिए कॉलेज डिसाइड करके रख लो पहले से ही। ओके, बिकॉज एंड टाइम पे क्योस मचाओगे, कोई सेंस नहीं उसका। तो अभी आप अपने लिए कॉलेज डिसाइड करके रख लो। इसके लिए मैंने बनाया ये प्रेडिक्टर टूल। यहाँ पे आप जाओगे सिंपली प्रेडिक्टर पे, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे अपनी रैंक डालनी है। रैंक मान लो आपकी जो रैंक आई है वो है 2.5 लाख, 250,000 रैंक आपने डाल दी अपनी। मान लो आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो, या फिर मान लो आप ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हो, आप मेल हो, ओके, आप एमपी के रहने वाले हो, आप ट्यूशन फी वेवर नहीं हो। ट्यूशन फी वेवर के लिए कुछ लगता नहीं है, पर ठीक है, ट्यूशन फी वेवर नहीं हो मान लो अभी।
यहाँ पे आप जब जाओगे राउंड वन में आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो उसकी आपके पास एक अच्छी खासी लिस्ट आ जाएगी विथ 3 कैटेगरीज विच इज मॉडरेट, सेफ एंड ड्रीम। ड्रीम मतलब क्या? ड्रीम मतलब ये दैट ये जो कॉलेज है अगर आपको मिल गया तो वो एक ड्रीम से कम नहीं है। मुझे कुछ टर्म्स अच्छे से समझ में नहीं आ रही थी तो मैंने इसका नाम ड्रीम डाल दिया था। सो अगर आपको ये कॉलेज मिल गया तो ये एक ड्रीम से कम नहीं है। ये चीज़ एक ड्रीम से कम नहीं है, आप ऐसा समझ सकते हो। ओके, मॉडरेट मतलब क्या कि इसके मिलने के चांसेस तो है आपको, मतलब 70-80% चांसेस है कि ये वाला कॉलेज और ये वाली ब्रांच आपको मिल जाएगी। 70% के आसपास चांसेस आप मान सकते हो कि ये चीज़ आपको मिल जाएगी। सेफ कैटेगरी में अगर आ गया तो मान लो 90-95% चांसेस है, या फिर 100%, वैसे तो मत मानो बिकॉज कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सो 90% के ऊपर चांसेस है कि आपको ये वाला कॉलेज और ये वाली ब्रांच आराम से मिल जाए इस पर्टिकुलर रैंक पे। ओके, अब आपके लिए एक और चीज बनाई मैंने। अगर आप यहाँ से अपने कॉलेज निकाल लेते हो एंड देन उसको आप पहले तो डाउनलोड कर सकते हो आप एस पी डी एफ। सो डाउनलोड एस पी डी एफ दबाओगे आपके पास एक अच्छी सी फाइल आ जाएगी जिसको आप डाउनलोड करके देख सकते हो दैट यू आर हैविंग ऑल दीज थिंग्स दैट यू कैन गेट। वैसे इतनी लिस्ट, छोटी लिस्ट क्यों है, इतनी छोटी है ये लिस्ट? ओके, 10 ही चीज़ खुली है। रैंक मैंने 2.5 लाख डाली है एंड इस पे 10 ही चीज़ खुली है बिकॉज हम देख रहे हो ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम। सो ये मैंने ओपन करी थी, क्या हुआ? इसको बड़ा कर लो यार। ओके, सो इतने अच्छे फॉर्मेट में आपके पास ये पूरी की पूरी लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। दो क्यों खुली, हाँ, ये अच्छे से आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। आप यहाँ से इसका फ़ायदा उठा सकते हो। एंड अगर आपको लिस्ट डाउनलोड करना नहीं है, आपको सीधे चॉइस फिलिंग के लिए जाना है, सो आप इसको सेंड कर सकते हो, सेंड टू चॉइस फिलिंग ऑल्सो। ओके, अब आप वहाँ जो कॉलेज थे वो सारे आपके यहाँ पे लिस्ट हो गए। अगर आपको कुछ और कॉलेज को ऐड करना है कि यार मुझे ये वाला कॉलेज भी चाहिए, अगर ये मिल जाए तो और अच्छा होगा, वो आप कॉलेज को ऐड कर दो। लाइक मुझे ऐड करना है यहाँ पे एस डी एस आई डी एस का सी एस चाहिए मुझे। सो श्री लिखूंगा मैं, श्री GSITS ऐसे कुछ नाम है ना, SHR है, सॉरी सॉरी, श्री, हाँ, श्री GS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। मान लो आपको इसकी चाहिए कौन सी ब्रांच, आपको इसकी चाहिए CS ब्रांच, या फिर आपको चाहिए DAVV की CS ब्रांच। ऐसा अगर आपको कुछ चाहिए तो आप इसको यहाँ पे डाल दो, DAVV की आपको मान लो चाहिए CS वाली ब्रांच। सो यहाँ पे मैंने CS डाल दी। इसके बाद आपका मन अभी भी भरा नहीं है, इसको ऐड चॉइस में डाल दिया आपने। आपने बोला मेरे को ITDVV अगर CSIT इसमें नहीं है तो मुझे वो भी चाहिए 2.5 लाख रैंक पे। ओके, इंस, या फिर एक काम करो DAVV डाल दो। सो जब आप DAVV डालोगे तो आपके पास ये कॉलेज आ जाएगा एंड यहाँ से आप ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो इधर भी आपने CS और IT ब्रांच सिलेक्ट कर ली, ऐड चॉइस डाल देना इधर। इट इज़ ऑलरेडी एडेड, मतलब कि ओके, चलो ठीक है, मिल गई होगी। फिर DAVV IT ब्रांच भी लेता हूँ मैं। सो कर लिया सिलेक्ट भाई, कर लिया सिलेक्ट। व्हाट हैपेंड इन दिस? ओके, मैंने यहाँ पे दबाया नहीं होगा, या फिर इसको दबा के एंटर प्रेस नहीं करा होगा। आई थिंक कुछ एरर आ गया, इसको कैंसिल करो। आना नहीं चाहिए ऐसा एरर। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड हाँ चलो अब ठीक हो गया ये। सो मान लो इसमें तुमने डाल दी IT ब्रांच एंड इसको डाल दिया ऐड टू चॉइस में। ओके, अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपको सीधे जाना नीचे एंड एनालाइज माय 30 चॉइसेस। ये आपको पूरा अच्छे से अच्छा जो भी बेस्ट चॉइसिंग ऑर्डर है ये बना के दे देगा आपको। ओके, जैसे इसने डाल दिया सबसे पहले SDSIDS का CS, देन ITDB का CS, देन ITDB का IT, देन SOIT RGB भोपाल का CSE DS। ओके, इसके चांसेस अगर आप देखो यहाँ पे ड्रीम लिखा है, मतलब 4% चांसेस भी इधर लिखे हुए। 4% चांस है कि आपको SDSIDS का CS मिल जाए, 7% चांस है कि आपको ITDV का CS मिल जाए, नो 9% चांस है कि आपको ITDV का IT मिल जाए। इसके चांसेस वगैरह सब कुछ लिखे रखे। ओके, कि कितने परसेंट चांस है वो आपको कितना मिल सकता है। इसके 91% लिखे। MITS ग्वालियर के, MITS ग्वालियर CSBS, इसके 91% चांसेस लिखे। सो आप इस टाइप से एनालाइज कर सकते हो कौन सा मॉडरेट है कौन सा सेफ है, एंड इस टाइप का आप ऑर्डर बना के आराम से सबमिट कर सकते हो। थोड़ा बहुत देख लेना भले, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि जैसे मुझे इंदौर का कॉलेज चाहिए, मुझे इस पर्टिकुलर शहर में नहीं जाना है, सो वो मॉडिफाई कर लेना। बट ये जो ऑर्डर मिलेगा आपको ये बेस्ट ही मिलने वाला है। इसको भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आपको मतलब चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको पूरा अच्छे से मिल जाएगा इधर। एंड आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। आप अगर भरने जा रहे हो, कहीं लेके जा रहे हो, सो इसको प्रिंट आउट निकाल के ले जाना। 2.5 लाख रैंक, कैटेगरी कौन सी, डोमिसाइल TFW है या नहीं है, सब कुछ इसमें आ जाएगा लिखा हुआ। ओके, सो यार इस टूल का आराम से आप यूज़ कर सकते हो। एंड इसके लिए बताऊँ फीस लगती है थोड़ी, कितनी लगती है? 199 ओनली। 199 में आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ बना के रखी है मैंने। सो अगर आप इसमें भी जाओगे ड्रॉप डाउन से बहुत सारे, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी।
आप इसको देख सकते हो। अगर चलो आपको कुछ डाउट भी हो रहा है तो आप देख सकते हो पिछले साल लोगों ने क्या भरा था। अगर मैं बोलूँ आपकी रैंक जो है वो 2.5 लाख है, 250,000, 2.5 लाख आपकी रैंक है। सो 2.5 लाख पे ज़्यादातर लोगों ने किस टाइप से चॉइसिंग करी थी आपको वो भी मिल जाएगी। जैसे मान लो मुझे ये वाली चॉइसिंग खोलनी है तो मैं इधर व्यू चॉइसेस पे जाऊँगा, मेरे पास पिछले साल का पूरा आ जाएगा कि लोगों ने क्या क्या भरा था 2.5 लाख रैंक के ऊपर। ओके, सो लोगों ने इस टाइप से चॉइसिंग करी है, जो आई डोंट नो ऐसी चॉइसिंग क्यों करी है, बट चलो ठीक है। उसने एम आई टी एस JEC IIT बस ये 3 कॉलेज चुने। ओके, दैट्स हिज प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम। सो चॉइस फिलिंग वगैरह भी आपको दिख जाएगी जो दूसरे लोगों ने करी थी पिछले साल। ओके, सो आई थिंक दैट इज एंड ऑफ दिस वीडियो। 199 चार्जेस इसके, एंड साथ ही साथ 199 में ही आपको एक्सेस मिलता है टू अ प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे 30 से ज़्यादा लोग बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, जो अलग अलग कॉलेज से है, भले वो सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, या फिर पास आउट हो। वो लोग आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे उस पर्टिकुलर ग्रुप में। एंड साथ ही साथ आपको दूसरे कलीग्स भी मिल जाएंगे अपने, जो आपकी कैटेगरी में ही है। उनसे भी आप अच्छे से बातचीत वगैरह कुछ कुछ जो करना चाहो वो कर सकते हो, मुझसे भी बातचीत कर सकते हो आसानी से एट जस्ट ₹199। जो पूछना है आप आसानी से पूछ सकते हो। ओके, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ इस वीडियो को। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।